नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज लेकर के आया हूँ मैं राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न रिट, पटवार, वीडियो, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की क्लास में हम ऐसे प्रश्नों का हल करेंगे जो 2025 में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम इतिहास, कला संस्कृति व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में से आपको कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे या इन प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना, क्लास को पूरी देखना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम उन सभी प्रश्नों का समावेश करने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी भी तैयारी काफ़ी अच्छी है, आपकी भी तैयारी काफ़ी शानदार है तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकलते हैं। आप अंत में कमेंट देके ज़रूर बताना कि इन प्रश्नों में से हमारे इतने प्रश्न सही निकले, इतने प्रश्न गलत निकले। गलत निकले प्रश्नों को दोबारा से देखना, दोबारा से क्लास को देखना और देखना कि आपने गलती कहाँ पे की। चलते हैं प्यारे साथियों आज की क्लास पर। प्रश्न है साथियों, दुर्गादास राठौड़ का संबंध में असत्य कथन है। दुर्गादास राठौड़ के संबंध में जो असत्य कथन है उस असत्य कथन को ढूंढना है साथियों। इनका जन्म 1638 ईस्वी में सालवा कलां जोधपुर निवासी आस्करण राठौड़ के घर हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, उन्हें मारवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4, उनको गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा। या पांचवा ऑप्शन है अनुत्रित। तो प्यारे साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो क्या रहने वाला है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर? अरे इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, उनको गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा। यह कथन असत्य कथन है। कैसा कथन है? असत्य कथन है प्यारे साथियों, क्योंकि राठौड़ों का यूलिसेस तो जो दुर्गादास राठौड़ थे, दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था, न कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। प्यारे साथियों, इनका जन्म तो 1638 में हुआ था। सालवा कलां जो जोधपुर के अंदर स्थित है, आस्करण राठौड़ के घर हुआ था। इन्हें मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, मारवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, अपना जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को शरण दी थी? हमीर देव जो चौहान था, इस हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को शरण दी थी साथियों? उलुग खां, मोहम्मद शाह, वजीर नुसरत खां, कमालुद्दीन गुर्ग या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रणथंभौर के चौहानों का प्रश्न है कि जो हमीर देव चौहान था, हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को शरण दी थी? तो किस विद्रोही को शरण दी थी रे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसको शरण दी थी? अरे हमीर देव चौहान ने तो मोहम्मद शाह को शरण दी थी। किसको शरण दी थी? मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही था, अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था। हमीर महाकाव्य में बताया गया है कि 1299 ईस्वी में उलुग खां, अलफ खां व वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना भेजी थी जिसने रणथंभौर की जो कुंजी थी, जैन रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है जैन दुर्ग, इस जैन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। कहते हैं 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आता है और इस दौरान
जो हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, रणमल व रतिपाल, हमीरदेव के साथ में विश्वासघात कर लेते हैं। इस विश्वासघात के कारण हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया जाता है, जबकि हमीरदेव की रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया जाता है। जो राजस्थान का प्रथम साका सन 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था, और यहीं पर प्रथम जल जौहर भी हुआ था, जो हमीरदेव चौहान की पुत्री पद्मला ने किया था। किसने किया था? पद्मला ने प्रथम जल जौहर किया था। प्यारे साथियों, इस युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन है, वो आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो द्वारा, किसके द्वारा? अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में किया। किसमें किया था? खजाइन उल फतूह में किया था, आंखों देखा वर्णन किया था। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, भरतपुर जाट राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? भरतपुर का जो जाट राजवंश है, इस जाट राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है साथियों? सूरजमल, चूड़ामन, बदन सिंह, भज्जा या अनुत्तरित रहने वाला है? काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्यारे साथियों, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। भरतपुर का जो जाट राजवंश था, इस जाट राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है रे साथियों? चूड़ामन को माना जाता है। किसको माना जाता है? चूड़ामन को भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक माना जाता है। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, जैसलमेर के प्राचीन नाम के बारे में सत्य विकल्प का चयन करें। जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था, इस प्राचीन नाम के बारे में जो सत्य विकल्प है उसका चयन करना है साथियों। जैसलमेर वाले क्षेत्र को मांड के नाम से जाना जाता था, या वल्ल मंडल के नाम से जाना जाता था, या दुग्गल के नाम से जाना जाता था, या उपयुक्त सभी, या फिर अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, बताना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये सारे के सारे नाम किसके प्राचीन नाम हैं? जैसलमेर के नाम है। किसके नाम मेरे साथियों? जैसलमेर के नाम है। जो प्रतिहार शासक कक्कुक, प्रतिहार शासक था कक्कुक, कक्कुक का एक शिलालेख है गटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? गटियाला शिलालेख। इस गटियाला शिलालेख में बताया गया है कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर के लिए मांड, वल्ल, त्रावणी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्यारे साथियों, भाटियों को उत्तर भट्ट किवाड़ भाटी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के रक्षक के रूप में काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था। प्यारे साथियों, वर्तमान जो जैसलमेर जिला है, इस जैसलमेर जिले की स्थापना राव जैसल ने सन 1155 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1155 ईस्वी में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, नीमुचना किसान आंदोलन की समस्या को कौन सी पुस्तक के माध्यम से उठाया गया था? नीमुचना जो किसान आंदोलन की समस्या थी, इस समस्या को कौन सी पुस्तक के माध्यम से उठाया गया था साथियों? रंगभूमि, पुकार, पोपाबाई की पोल, उपयुक्त में से कोई नहीं, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? नीमुचना जो किसान आंदोलन था, वो नीमुचना किसान आंदोलन जो अलवर रियासत के अंदर हुआ था, इस अलवर रियासत के अंदर होने वाले इस आंदोलन को किस पुस्तक के माध्यम से उठाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुकार। कौन सी पुस्तक हो जाएगा? पुकार पुस्तक माध्यम से अलवर में हुए इस आंदोलन को उठाया गया था। और यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन माधव सिंह व गोविंद सिंह ने उठाया था। और इस आंदोलन के जो खबर थी, वो खबर पुकार नामक पुस्तक के माध्यम में से छापी गई थी। प्यारे साथियों, जो नीमुचना हत्याकांड था, वो नीमुचना हत्याकांड तो 14 मई 1925 कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। कब हुआ था रे साथियों? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को नीमुचना हत्याकांड हुआ था। नीमुचना हत्याकांड हुआ था। प्यारे साथियों, नीमुचना हत्याकांड को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। नीमुचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। प्यारे साथियों, रंगभूमि तो प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास है। जबकि
पोप्पाबाई की पोल पुस्तक तो जय नारायण व्यास द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? जय नारायण व्यास द्वारा पोप्पाबाई की पोल पुस्तक लिखी गई थी। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है साथियों? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा, राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन तो किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है साथियों? जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा किया जाता है। प्यारे साथियों, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं जो संस्कृति अकादमी यह बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। इसी के द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जबकि जो राजस्थान सिंधी अकादमी है ये जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर स्थित है। इसके द्वारा मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा तो कौन सी? मधुमती पत्रिका, मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जबकि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, प्रश्न है गौराधाई की छतरी किस स्थान पर स्थित है? गौराधाई की जो छतरी है, छतरी कहाँ पे स्थित है साथियों? जालोर में, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, या फिर अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? गौराधाई की छतरी तो कहाँ पे स्थित है? अरे गौराधाई की छतरी तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। गौराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। पन्नाधाई भी कहा जाता है। गौराधाई की छतरी का निर्माण तो मारवाड़ शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर में करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया था? जोधपुर में करवाया गया था। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, गोटा बनाने वाला व्यक्ति कहलाता है? गोटा जो बनाता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है साथियों? सांडाला, बिसाईती, नीलगर, इनमें से कोई नहीं, या फिर अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, बताना गोटा बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अरे गोटा बनाने वाले व्यक्ति को तो क्या कहा जाता है साथियों? नीलगर या लीलगर कहा जाता है। नीलगर या लीलगर कहा जाता है। प्यारे साथियों, गोटे का जो रंग है वो रंग पीला होता है। गोटे का रंग तो कैसा होता है? पीला होता है। प्यारे साथियों, गोटा बनाने वाला व्यक्ति नीलगर कहलाता है, जबकि गोटा बेचने वाला व्यक्ति तो बिसाईती कहलाता है। गोटा बेचने वाला क्या कहलाता है? बिसाईती कहलाता है। जबकि जो गोटा रखने का स्थान है वो गोटा रखने का स्थान सांडाला कहलाता है। गोटा रखने का स्थान सांडाला कहलाता है। प्यारे साथियों, गोटा तो सिक्कर जो खंडेला सिक्कर है, खंडेला सिक्कर का वह भिनाई अजमेर व जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? खंडेला सिक्कर, भिनाई अजमेर व जयपुर का गोटा प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? प्यारे साथियों, गोटा बनाने वाला व्यक्ति लीलगर या नीलगर कहलाता है। अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, प्रश्न है साथियों, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में बढ़ता है, चोटिला पीर का उर्स जालोर में बढ़ता है, नरहड़ के पीर का उर्स झुंझुनू में बढ़ता है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स नागौर में बढ़ता है, या फिर अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? कौन सा है जो इसमें से सुमेलित नहीं है? तो बताना प्यारे साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? अरे इसका तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चोटिला पीर का उर्स है वो उर्स जालोर में न बढ़ के कहाँ पे बढ़ता है साथियों? जालोर में न बढ़ के पाली में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है रे साथियों? पाली में बढ़ता है। जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है इनका उर्स तो अजमेर के अंदर बढ़ता है। प्रति वर्ष रजब के महीने के अंदर 1 से 6 रजब तक बढ़ता है। यह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है।
नरहड़ पीर का जो उर्स है वो नरहड़ पीर का उर्स तो झुंझुनू के अंदर बढ़ता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन नरहड़ पीर का उर्स बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। जबकि जो शेख हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स है, जिसे तारकीन का उर्स भी कहा जाता है, यह नागौर जिले में बढ़ता है। कौन से जिले में बढ़ता है? नागौर जिले में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? मोहनोत जो नैणसी थे, इन मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? डॉक्टर कानूनगो ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, कर्नल जेम्स टोड ने, या फिर अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? किसने कहा था रे साथियों? वो तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा था। प्यारे साथियों मोहनोत नैणसी ने मारवाड़ रा परगनारी विगत एवं मोहनोत नैणसी ख्यात नामक 2 ग्रंथों की 2 पुस्तकों की रचना की थी। मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, जिसे फूंक की सहायता से नहीं बजाया जाता? प्यारे साथियों अलगोजा, जंतर, मोरचंग, सहनाई या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा जंतर। क्या हो जाएगा? जंतर। प्यारे साथियों जंतर एक तत्ववाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र है। प्यारे साथियों इसमें 2 गोल तुम्बियों पर लगभग 3-4 फुट लंबा बांस का डंडा लगा होता है, जिसमें 14 पर्दे लगे होते हैं। इसमें लोहे के 4 तार लगे होते हैं। क्या होते हैं? लोहे के 4 तार। जबकि अलगोजा एक प्रकार का बांस की नली से बना हुआ यंत्र होता है। यह एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है। 2 बांस की नलियों को जोड़ के बनाया जाता है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों प्रश्न है, गौरबंद आभूषण है। गौरबंद जो आभूषण है वह आभूषण क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहना जाने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, या महिलाओं के हाथ में पहनने वाला आभूषण, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो बताना साथियों गौरबंद क्या है? अरे गौरबंद तो क्या है? ऊंट के गले में जो आभूषण होता है, उस ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहा जाता है साथियों? गौरबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरबंद कहा जाता है। मेलों में, विवाह समारोह में ऊंट को सजाने के लिए गले में गौरबंद आभूषण बांध दिया जाता है, आभूषण पहनाया जाता है। गौरबंद के अलावा झालरिया भी ऊंट के गले का आभूषण है। कौन सा? झालरिया। झालरिया भी किसका आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, बालूका स्तूपों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बालूका स्तूपों के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना है प्यारे साथियों। पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालूका स्तूप अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप कहलाते हैं। जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालूका स्तूप पाए जाते हैं। ऑप्शन 3, राजस्थान में सर्वाधिक बालूका स्तूप श्री गंगानगर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन 4, अर्धचंद्राकार गतिशील बालूका स्तूप बरखान कहलाते हैं। या फिर अनुत्तरित रहने वाला है? तो बताना साथियों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? यदि आप भी कर रहे हैं तैयारी, आपने भी ज्योग्राफी पढ़ी है, तो ज्योग्राफी के इस प्रश्न का उत्तर देके बताना कौन सा है जो इनमें से असत्य कथन है। तो कौन सा है प्यारे साथियों? इसका असत्य कथन तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, वो ऑप्शन नंबर 3 कैसा कथन है? असत्य कथन है। कैसा कथन है साथियों? असत्य कथन है। क्योंकि राजस्थान में जो सर्वाधिक बालू का स्तूप है, वो बालू का स्तूप श्री गंगानगर में न होकर के कहाँ पे होते हैं? जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले के अंदर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं प्यारे साथियों। जबकि सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप तो जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जोधपुर जिले में। जबकि पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। जबकि जो अर्धचंद्राकार
कार गतिशील बालू का स्तूप है या बरखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप तो बरखान कहलाते हैं प्यारे साथियों। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप श्रीगंगानगर जिले में न पाकर के कहाँ पाते हैं? जैसलमेर जिले में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, मानसून आने के बाद 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना कहलाता है। अरे मानसून आने के बाद 2 से 3 सप्ताह तक भी वर्षा नहीं हो उसे क्या कहा जाता है साथियों? मानसून प्रतिच्छेदन, मानसून प्रत्यावर्तन, पूर्वैया, मानसून प्रस्फुटन या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या रहेगा साथियों इसका राइट आंसर? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहलाता है रे साथियों? मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून। अरे वर्षा यदि मानसून आने के बाद भी 2-3 सप्ताह तक वर्षा नहीं हो रही है तो वह क्या कहलाता है? मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून प्रतिच्छेदन। जबकि मानसून प्रत्यावर्तन तो लौटते हुए मानसून की जो ऋतु होती है उसको क्या कहा जाता है? लौटते हुए मानसून की ऋतु को, लौटते हुए मानसून की ऋतु को तो मानसून प्रत्यावर्तन कहा जाता है। जबकि पूर्वैया क्या होती है? पूर्वैया तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है उसको पूर्वैया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वैया कहलाती है। प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसून आने के बाद भी यदि 2-3 सप्ताह तक वर्षा नहीं हो रही तो वो कहलाता है मानसून प्रतिच्छेदन। क्या कहलाता है? मानसून प्रतिच्छेदन। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्न में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म को छांटना है, कौन सा असुमेलित है? बालसमंद झील जोधपुर, डीडवाना झील नागौर, कावोद झील बाड़मेर, लूणकरण झील बीकानेर या अनुत्तरित रहने वाला है। तो कौन सा है प्यारे साथियों इनमें से जो असत्य है, असुमेलित युग्म है प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा? प्यारे साथियों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कावोद झील बाड़मेर। कौन सा? कावोद झील बाड़मेर। यह गलत प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? गलत ऑप्शन है प्यारे साथियों, क्योंकि कावोद झील बाड़मेर में ना होकर के कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है रे साथियों? कावोद झील तो जैसलमेर के अंदर स्थित है। जबकि बालसमंद झील जोधपुर में है, डीडवाना झील नागौर में है, लूणकरणसर झील बीकानेर जिले के अंदर है। प्यारे साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस झील से श्यामपुरा एवं भाट नामक 2 सिंचाई नहरें निकाली गई है? कौन सी झील है जिसमें से 2 सिंचाई नहरें श्यामपुरा एवं भाट नामक निकाली गई है? जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, सिल्ली सेठ झील या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? जयसमंद झील जो उदयपुर के अंदर स्थित है, इस झील से श्यामपुरा एवं भाट नामक 2 सिंचाई नहरें निकाली गई है। अरे जयसमंद झील को तो ढेबर झील भी कहा जाता है। कौन सी झील कहा जाता है? ढेबर झील भी कहा जाता है साथियों। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। प्यारे साथियों यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ की? भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कैसी झील है प्यारे साथियों? कृत्रिम झील है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, उदयपुर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बीकानेर नागौर या फिर अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं रे साथियों? बांसवाड़ा व डूंगरपुर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं जहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मिलती है। प्यारे साथियों जबकि जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बीकानेर नागौर है, यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति मिलती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पाया जाता है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, मोचिया घास, कुरजा पक्षी, काला हरिण
किस अभयारण्य की विशेषता है? मोच या घास, कुर्जा पक्षी, काला हरिणी किस अभयारण्य की विशेषता है साथियों? टोडगढ़, सीता माता, सज्जनगढ़, ताल छापर या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? मोच या घास, कुर्जा पक्षी, काला हरिण किस अभयारण्य की विशेषता है? तो किस अभयारण्य की विशेषता है साथियों? वो तो ताल छापर अभयारण्य की विशेषता है। कौन से अभयारण्य की? ताल छापर अभयारण्य के अंदर मोच या घास भी पाया जाता है, कुर्जा पक्षी भी मिलते हैं, जबकि काले हरिण भी मिलते हैं। अरे जो ताल छापर अभयारण्य है, ताल छापर अभयारण्य तो चूरू जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चूरू जिले के अंदर स्थित है। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? राज्य जो कार्यपालिका होती है इसके अंदर कौन शामिल नहीं होता है साथियों? लोकायुक्त, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य कार्यपालिका के अंदर कौन शामिल नहीं होता? तो कौन नहीं होता रे साथियों? लोकायुक्त शामिल नहीं होता। कौन शामिल नहीं होता? लोकायुक्त शामिल नहीं होता। जो राज्य की जो कार्यपालिका है, इस राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 के अंदर, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद एवं राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो महाधिवक्ता शामिल होते हैं। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य जो सूचना आयोग है, इस सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं साथियों? 15, 10, 7, 5 या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, बताना राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं रे साथियों? अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम राज्य सूचना आयोग के अंदर 10 सदस्य हो सकते हैं। राज्य सूचना अधिकार अधिनियम जो 2005 है, इस 2005 की धारा जो 15 है, 15 के अंदर राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के अंदर जो राज्य सूचना आयोग है, जो राजस्थान सूचना आयोग है, इसका गठन 13 अप्रैल 2006 को किया था। 13 अप्रैल 2006 को गठन किया गया था राजस्थान सूचना आयोग का। प्यारे साथियों, राज्य सूचना आयोग में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 10। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि को बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राज्य विधानसभा की अवधि को कौन बढ़ा सकता है साथियों? भारत का राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, संसद द्वारा या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? अरे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो राज्य विधानसभा है इसकी अवधि को कौन बढ़ा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है साथियों? संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। प्यारे साथियों, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं हो तो फिर इसकी अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। कितनी नहीं हो सकती? 6 महीने से। जबकि मैक्सिमम कितने वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा? संसद द्वारा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या संविधान में निश्चित नहीं है या फिर अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नगर पालिकाओं का कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, जो नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वो नगर पालिकाएं जो है, जो नगरीय निकाय है, उस नगरीय निकाय का उल्लेख तो अनुच्छेद 243, कौन सा? अनुच्छेद 243 यू के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 243 यू के अंदर नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, स्थानीय नगरीय निकायों का उल्लेख किया गया है। और इसमें बताया गया है कि इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितना होगा? 5 वर्ष का होगा।
और चुनाव के लिए न्यूनतम जो आयु है वो आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 21 वर्ष निर्धारित की गई है। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के उपबंधों में किया गया है? अरे लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को हटाने का प्रावधान तो कौन से अनुच्छेद के अंदर है प्यारे साथियों? कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 311 के अंदर लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को हटाने के प्रावधान वर्णित है प्यारे साथियों। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 311 के जो उपबंध है उनके अंदर लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को हटाने का प्रावधान है। प्यारे साथियों, लोकायुक्त को उसके दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। प्यारे साथियों, आरोप सिद्ध होने पर राज्य विधानमंडल में विशेष बहुमत सिद्ध करना होता है। क्या करना होता है? आरोप सिद्ध होने पर राज्य जो विधानमंडल है इस विधानमंडल के अंदर बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है साथियों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो कौन सी जारी कर सकता है साथियों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्यारे साथियों, इसके अंदर व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। इसके तहत जो न्यायालय होता है, न्यायालय द्वारा यदि कोई व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे सशरीर नियत समय पर न्यायालय में पेश किया जाता है। कहाँ पे? न्यायालय में पेश किया जाता है। यदि आरोप सिद्ध नहीं होता तो उसे रिहा कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा उसे रिहा करने का आदेश दे दिया जाता है। तो चलते हैं साथियों, आज की क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आज की क्लास में हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप कमेंट देके बताना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। गलत हुए तो क्लास को दोबारा देखना और देखना कि आपने कहाँ गलती की, क्या कमी रह गई थी, इस वजह से प्रश्न गलत हुआ। प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को शेयर करना। धन्यवाद।